और सवाल ये था कि रेस्पॉन्स, अभी एक बीबी ने सवाल पूछा था कि रेस्पॉन्स क्या है ये। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, इस एक्सप्लेनेशन में ही सवाल का जवाब मौजूद है कि रेस्पॉन्स एज अ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? किसी बीबी ने सवाल पूछा था, आप अपना एक तुक्का लगाएं जी, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों के ज़हन में जो भी आता है बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हेलो हेलो, intransitive verb. Intransitive verb. इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके फाइन जी, इसके आप सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। मेरी क्लास में थोक के हिसाब से गलतियां करें, थोक के हिसाब से, लेकिन फिर याद करें क्योंकि उन गलतियों को हमने दुरुस्त करना है। अभी आपने कहा कि इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब, इफ इट्स अ वर्ब it doesn't matter transitive or intransitive, if it's a verb it must have second and third form, past form and past participle, second and third form। आप इसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे? जी, रेस्पॉन्स्ड, ईडी लगा दे तो ऐसा लफ्ज अंग्रेजी में कोई मैंने नहीं पढ़ना देखा क्योंकि है ही नहीं, रेस्पॉन्स्ड। लिहाजा सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनती, तो उसका मतलब है इट्स नॉट अ वर्ब, वर्ब तो नहीं हो सकता। इसका सिंगुलर प्लूरल देखें, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्सेस बनता है जी, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्सेस बनता है कि नहीं बनता? सिंगुलर प्लूरल। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक, पहुंच रही आवाज? Yes sir, आ रहा है। जी, तो अगर इसका सिंगुलर प्लूरल बनता है इसका मतलब है कि ये एक नाउन है, सिंगुलर प्लूरल, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्सेस, तो ये एक नाउन है। चलिए इसको वर्ब में कन्वर्ट करें, आज की एक अच्छी एक डिस्कशन में। और आपने भुलानी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपने भुलानी नहीं है ये चीज़ें, ये एडवांस ग्रामर में आती हैं और आप लोग बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ये आपका हक बनता है मुझ पर कि मैं आपको बताऊं, और ये आपका फर्ज बनता है कि आप इसको फिर याद भी रखें। रिस्पॉन्स नाउन है, रिस्पॉन्सेस सिंगुलर प्लूरल बन रहा है, ये नाउन है, डन, फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, you convert this response noun into verbal form, कैसे करेंगे जी? बड़ा इजी क्वेश्चन है, response noun, change it into verb। ये जो आपका respond है डी लगाने से, डी, ये respond, ये भी वर्ब बन गया, तो responded, responded सेकंड थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है कि respond ये अब वर्ब है और response ये अब नाउन है। तो जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे आप अपने कल के दिन प्रेजेंटेशंस में या एग्जाम में या कहीं रिसर्च पेपर में, तो उस वक्त आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ना हो कि रेस्पॉन्स नाउन की जगह रेस्पॉन्ड वर्ब लिख रहे हो, वर्ब रिस्पॉन्ड की जगह रेस्पॉन्स लिख ले। आज आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ, लार्ज, LARGE, लार्ज, ये इसमें एक सिफत पाई जाती है, लिहाजा ये इसमें सिफत है, ठीक है। लार्ज एडजेक्टिव, इसमें सिफत। सर्कल नाउन है, दायरा, ठीक है जी, ये नाउन है सर्कल। लार्ज एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को और इस नाउन को, लार्ज को मैं वर्ब बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ जी?
लार्ज, LARGE, लार्ज एडजेक्टिव। इसमें सिफत है बड़ा होने की, इसलिए इसमें सिफत। जी तो एक ईडी लगाएंगे। अच्छा, इसके आखिर में आपने रेस्पॉन्स वाला फार्मूला अप्लाई किया तो गलत हो जाएंगे। लार्ज नहीं, इसके शुरू में आपने EN लगाना है, एन लार्ज, EN, एन लार्ज। अब इसका मतलब है बड़ा करना, लार्ज बड़ा, इसमें सिफत एडजेक्टिव, एन लार्ज बड़ा करना, नून अलिफ ना, फेल वर्ब। अब ये है फेल वर्ब, एन लार्ज। तो आपने एडजेक्टिव इसमें सिफत लार्ज को वर्ब बना दिया, और ये वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट मफूल चाहिए होगा। He enlarged his presentation, तो प्रेजेंटेशन आपका ऑब्जेक्ट मफूल हो गया। उसने अपनी प्रेजेंटेशन को लार्ज बड़ा कर दिया, enlarged बड़ा कर दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकंड फॉर्म आ गई तो उसका मतलब ये वर्ब है, अब ये एडजेक्टिव नहीं है। तो लार्ज एडजेक्टिव था, इसके शुरू में en लगा दिया तो enlarge, अब ये वर्ब बन गया, enlarged हो गया। दूसरा मैंने आपको सर्कल का, सर्कल नाउन है, circle, circles, singular, plural, it's a noun. You want to change it into verb. How to do that? हाँ जी, अब बताएं। लाउडर जी, लाउडर, आपकी आवाज बड़ी मध्यम है, बोल के लब आजाद है तेरे, ऊंची आवाज में बोले। बिलीव में आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि इसके शुरू में लगाया जाए, sorry, so you are absolutely right. Simply adding en in the beginning of circle, that is encircle. Now encircle is a verb, or circle is a noun. So simple, just like large. Large को हमने enlarge किया, इसी तरह circle को हम encircle कहते हैं। तो ये आपका बन गया verb. Another example, list. LIST, list. इसका singular plural, list, lists, जमा वाइज बनता है। Now it's a noun, we want to change it into verb, तो en इसके शुरू में लगा दें। Enlist, enlist, दाखिल फहरिस्त करना, list, फहरिस्त, इसम, noun, list, lists, जमा वाइज, ठीक हो गया जी, ये तो noun हो गया। Enlist, दाखिल फहरिस्त करना, इसके शुरू में en आपने लगाया, तो ये आपका हो गया verb. He enlisted second third form. लेकिन कल आपको बताया था कि language is not something where you can apply one rule as 100% because it's against science. Science में भी ऐसा कोई rule नहीं है which is 100% applicable. तमाम nouns और adjectives के शुरू में en लगा के उनको verb नहीं बनाया जा सकता। कुछ ऐसे nouns या adjectives हैं जिनके आखिर में en लगाकर verb बनाया जा सकता है। For example, bright, 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 रोशन, इसमें रोशनी की सिफत है, ये इसमें सिफत एडजेक्टिव है, इसके आखिर में आप en लगाएंगे। brighten, brighten, BRIGHT, bright, en, brighten, now it's a verb, now it's a verb, brighten, इसके साथ brightened, brightened, ये आप लगा सकते हैं, now it's a verb. तो bright adjective, इसके आखिर में en लगाया, brighten, verb बन गया। आप इसके सेकंड थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी? हेलो, आप में से ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अगर कोई इस तरह की प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आप जानते हैं एक काम जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज इन प्रोग्रेस, एक काम जो बोलने के वक्त जरियान में हो, जारी हो, हम उसे कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू
फुल स्टॉप। अभी इस वक्त मैं जिस वक्त ये कह रहा हूँ तो ये टीच, ये फेल इन प्रोग्रेस जारी है, तो हम कहते हैं I'm teaching you। इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और जब भी कोई टेंस प्रोग्रेसिव हो, कंटिन्यूअस हो, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस बेस फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर होगा। तो आप इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर जानते ही हैं, मैं इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। नजीब इज राइटिंग हिज असाइनमेंट, तो नजीब आपका सब्जेक्ट, राइट आपका वर्ब, हिज असाइनमेंट आपका ऑब्जेक्ट, एसवीओ सब, एसवीओ सिंटैक्स स्ट्रक्चर हो गया। कंटिन्यूअस है तो बेस फॉर्म प्लस आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एक इज हेल्पिंग वर्ब। Najib is writing his assignment. You are writing your assignment. I am writing my assignment. Najib is, you are, I am. So is, am, are. ये आपके helping verbs हो गए। बाकी help first form ing ये साथ में चलता रहेगा। Question, or you know very well, what's the job? What's the function of helping verb or auxiliary? If it's there in the sentence, put it in the beginning and the sentence becomes interrogative. For example, Najib is writing his assignment. इसमें is helping verb है, put it in the beginning and the question becomes interrogative। ये है helping verb का help। helping verb help करता है main verb की, और वो help क्या है कि सेंटेंस को interrogative बना देता है अगर जुमले के शुरू में लगा दें, ये सेंटेंस को negative बनाता है अगर इसके साथ not लगा। तो ये help जो कि main verb को देता है, इसलिए इसे helping verb कहते हैं, auxiliary कहते हैं या helping verb कहते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं is, am, are, तो इस शुरू में लगा दें is Najib writing his assignment। नेगेटिव लगाने के लिए Najib is not, हेल्पिंग वर्ब के साथ not लगा दें। बाकी आपको पता है। I believe कि ये क्लियर है। Am I right? Yes, sir. अच्छा, हमारी क्लास में कुछ प्राइमरी के बच्चे भी हैं, या शायद प्राइमरी तो ज़्यादा है, क्लास नर्सरी के हैं कुछ, ये जो लोग लाइनें लगा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो उम्र में तो शायद 25-30 साल के हों, लेकिन इनको अभी नर्सरी में होना चाहिए, कहीं प्ले ग्रुप में होना चाहिए, जो कि अभी पेंसिल नहीं पकड़ सकते हैं और ये स्लाइड्स के ऊपर कुछ लिख रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती टेक्नोलॉजी के, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्लाइड्स के ऊपर जिसका भी काम है, ये कोई बच्चा है जो नकल कर करके पास हो कि शायद बैचलर लेवल की क्लास तक पहुंच गया, लेकिन उसे आता जाता कुछ नहीं है, नकलें कर करके पास होकर शायद यहाँ तक पहुँच गया। अभी तो आप प्रोफेशनल कॉलेज में जहाँ पे आप पे कर रहे हैं, तो हलाल की कमाई आप आपके माँ बाप की या आपकी अपनी जॉब की, इसकी कदर करें। पैसे हैं, जाया करके वापस आ जाएंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी का जो 1 साल 2 साल आप इधर दे रहे हैं, ये वापस नहीं आएंगे। तो काइंडली ये बचकाना हरकतें ना करें, ये आपको सूट नहीं करती है। वरना मुझे समझाने के और भी बड़े तरीके आते हैं। मैं गुज़िश्ता 10 सालों से बैचलर लेवल को पढ़ा रहा हूँ, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को, तो मेरे लिए ये चीज़ें नई नहीं है। तो ऐसा ना हो कि फिर मेरे दूसरे समझाने के तरीके से आप लोग माइंड कर जाएं। क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं और मैं आप लोगों की बहुत रिगार्ड करता हूँ कि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं बीमार हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जी और जिसके कुछ यूजेजेस हैं थोड़ा सा शेयर करते हैं और स्पीड में मैं चाहूँगा। एक एक्टिविटी, एन एक्टिविटी दैट इज इन प्रोग्रेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एट द मोमेंट। अभी वो जरियान में नहीं है, लेकिन उसमें टाइम एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज राइटिंग अ बुक, फुल स्टॉप। लेकिन अगर उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जॉन इज राइटिंग अ बुक दिस ईयर, ये टाइम एक्सप्रेशन है, दिस ईयर, टाइम एक्सप्रेशन दिस ईयर। अब ये फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है, ये है एक नई बाजू कि अगर टाइम एक्सप्रेशन आ जाए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ तो ये फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है। You are appearing in CSS next year, for example. He is appearing in CSS next year, for example. She is appearing in PMS next month, for example. ये सब syntax structure, अल्फाज की तरतीब तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव किया, लेकिन माना इसका फ्यूचर का। दूसरा है आई एम मीटिंग द चांसलर दिस इवनिंग। ये आपकी एक प्लान्ड एक्टिविटी, एक स्केड्यूल्ड एक्टिविटी है, या आपके कोई इंटेंशन है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, लेकिन साथ में आपने टाइम एक्सप्रेशन देना है।
फिर तो ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो एग्जांपल है, आई एम मीटिंग द चांसलर दिस इवनिंग, मैं चांसलर से मिलने जा रहा हूँ, बात तो ठीक है। दिस इवनिंग टाइम एक्सप्रेशन तो ये फ्यूचर के, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ। आई एम श्योर कि ये क्लियर है। एम आई राइट? मेरी आवाज क्लियर है जी? Yes, sir. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एक है गोइंग टू स्ट्रक्चर। ये एक छोटी सी आपका क्लास प्रैक्टिस है, टाइम इतना है नहीं। इट स्विम्स, तो फॉर्म्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट एंड द प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये उससे रिलेटेड एक क्लास एक्टिविटी है। इट इज स्विमिंग। पिक्चर को देखकर आप बताते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये फिर आपने खुद करना है। फर्स्ट पिक्चर अब मैं वापस जाऊं, देखें ये इट स्विम्स और ये इट इज स्विमिंग। नेक्स्ट में देखें दे रन, एथलीट्स हैं, इट इज देयर रूटीनली एक्टिविटी। इस वक्त अभी नहीं रन कर रहे हैं, लेकिन दिस इज देयर रूटीनली एक्टिविटी, सिंपल प्रेजेंट है, और दे आर रनिंग। अभी वो इस लम्हे में, इस मोमेंट में वो रनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर, do you run, simple present, are you running, present progressive। और ये आप जानते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। कंट्रैक्शंस, जिनको आप उर्दू में इख्तिसार कहते हैं, नेटिव्स अहले ज़ुबान इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको आना चाहिए, जब आप अहले ज़ुबान को सुनते हैं, नेटिव्स को, तो बहुत सारी जगहों पे कंट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। If you are a serious learner, if you love learning, then you have to know about contractions. For example, I plus M, I'm, and you know about it. I plus M, I'm. Contraction, I'm running. ये जिस तरह लिखा हुआ है, ये पढ़ा भी ऐसे ही जाएगा। I'm running, I'm नहीं होगा, I am नहीं होगा, I'm running. दूसरा U plus R, it becomes you're running, you're running. अब गोरों को अहले ज़ुबान को सुन कहते हैं you're running। अगर आपको पता होगा तो आप you'll be able to understand them, you'll be able to catch them। फिर है she plus is, she's running, she's running। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है जी, she plus has और she plus is, दोनों she's बन जाते हैं। she plus is, she's running, और she plus has, she's done her job, मिसाल के तौर पर। तो she plus s या she interrogative s, sorry, she apostrophe s, she's, she apostrophe s, she's। ये she plus is भी हो सकते हैं, she plus has भी हो सकते हैं, दो मानी दे सकते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि आपने एक लफ्ज जो दो मानी दे, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में कभी नहीं लिखा, या फॉर्मल इंग्लिश में कभी नहीं लिखा। आई रिपीट, एक लफ्ज जिसके दो या दो से ज्यादा मानी हो, आपने कभी उसको बिजनेस कम्युनिकेशन में नहीं लिखना, आपने उसको वाज़ेह करके लिखना है। दो मानी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, या दो मानी कल के दिन कोई और शख्स इसका दूसरा मीनिंग ले सकता है। आप इसको शी इज रनिंग कह रहे हैं और रिसीवर इसको शी हैज रनिंग, इसका मीनिंग ले सकता है। आप लिखते हैं शी इज रनिंग, तो शी इज भी है, शी हैज भी है। आप इसको शी इज के मानी में यूज कर रहे हैं एज अ सिंबल, और रिसीवर इसको शी प्लस हैज के मानी में ले रहा है। ये है वो कंफ्यूजन जो कि हो सकती है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कहते हैं कि आपने ये इस तरह के जो कंफ्यूजिंग या कंफ्यूज करने वाली इख्तिसारात हैं, बल्कि और भी जो वर्ड्स हैं वो आपने यूज नहीं करने। दूसरी इख्तिसार या कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल है आई प्लस हैड,
I plus had तो वो यूज करते हैं I'd been running मतलब I had been running और I plus would I plus had I'd I plus would I'd तो ये I apostrophe D ये I plus had भी हो सकता है I plus would भी हो सकता है. Again there is a chance that there could be a confusion between the sender and a receiver. In such situation, you don't have to use conjunction. Use full, complete words. I had, yeah, I would. मेरा ख्याल है ये clear है. जरा एक दफा yes कह दे मुझे अंदाजा हो जाए. Yes, sir. Fine. तो ये pronoun plus be, ये इसका formula है. ये आप देखते रहेंगे. Contraction does plus not तो doesn't हो जाता है. She doesn't. Do plus not don't ये आपको पता ही है. No need to waste your time. Contraction is plus not isn't. He isn't at home. He isn't working hard. He isn't helping me. और ये आपको बाकी पता ही है. Time ज़ाया नहीं करते. He isn't running, for example. Are or not, aren't. Are plus not, aren't. You aren't running, they aren't running. और ये बात को पता है. Am plus not को am not ही लिखते हैं. Formal English में तो am not ही लिखते हैं. चलिए आपको ये टिप भी दे देता हूँ. Formal English में तो am not को am plus not को am not ही लिखते हैं. लेकिन American slangs में वो कहते हैं ain't. A-I-N-T. I ain't gonna help you. I'm not gonna help you. I ain't running. A-I-N-T. लेकिन non-formal American slang है. आप इसको formal English यानी presentation में, resume, summer letter, interview में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. Formal English और non-formal English में क्या फर्क है जी? Anyone of you? 4 मिनट रह गए हैं लेक्चर खत्म होने में. फॉर्मल में और नॉन फॉर्मल में क्या फर्क है जी? Anyone of you? सर कुछ बच्चे के माइक्स ऑन है सर, इसलिए आवाज बराबर ही है सर. ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ बच्चों के, ये वही बच्चे हैं जो अभी तक बचपने में ही हैं, जिनको ग्रेड प्ले ग्रुप में होना चाहिए, नर्सरी में होना चाहिए. हमने उनको बैचलर्स में बिठा दिया तो ये तो गलती हमारी है ना, उनकी तो नहीं है ना. उनको चाहिए कि ये लाइनें ना लगाएं, इसके लिए उनके घर की दीवारें हैं. इस उम्र के बच्चे घर की दीवारों पे लाइनें लगाते हैं. इनको चाहिए कि अपने माइक साफ करें, वरना इस उम्र के बच्चे तो घर में माँ बाप के मोबाइल से खेलते हैं. एनीवेज, तो आपके क्लासमेट ने कहा कि अपने जो माइक्स हैं वो ऑफ रखें ताकि आवाज़ें ना आए. एनीवेज, तो फॉर्मल इंग्लिश या फॉर्मल लैंग्वेज या रस्मी ज़बान कहते हैं जिसमें स्पेलिंग्स, ग्रामर, पंक्चुएशन, ये फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल रखते हुए कोई ज़बान इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं कि ये फॉर्मल लैंग्वेज है. मैं दोबारा कहता हूँ, फॉर्मल लैंग्वेज से मुराद वो लैंग्वेज है व्हेन वी केयर अबाउट द फॉर्मेलिटी ऑफ स्पेलिंग्स, दैट इज करेक्ट स्पेलिंग्स, द फॉर्मेलिटी ऑफ पंक्चुएशन, करेक्ट पंक्चुएशन, द फॉर्मेलिटी ऑफ ग्रामर. जब हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अंग्रेज़ी या कोई भी दूसरी ज़बान बोलते हैं तो हम कहते हैं हम इस वक्त फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आई वांट टू गो टू बेडरूम, आई वांट टू गो टू बेडरूम, ये फॉर्मल इंग्लिश है. और अगर आप कहें कि आई वांना गो टू बेडरूम, आई वांना, तो ये वाना जो है ये नॉन फॉर्मल है. आई वांट टू गो ये फॉर्मल है. तो ये फॉर्मल और नॉन फॉर्मल. इसी तरह स्लैंग्स, स्लैंग का मतलब है बाजारी ज़बान जो कि मार्केट में इस्तेमाल होती है, यारों दोस्तों की गप्पों में इस्तेमाल होती है. ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है. आपके नंबर कटेंगे कल के दिन अगर आप PCS
PMS, CA, CSS वगैरह वगैरह, या अपने किसी एंट्री टेस्ट में बैठते हैं और वहाँ पे आप ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें स्लैंग्स आप यूज़ करें या वन या दो चीज़ें यूज़ करें, तो आपके मार्क्स ना सिर्फ कटेंगे, पेनल्टी भी लगेगी। वो पेनल्टी या जुर्माना क्या होगा कि जो नंबर आपको मिले हुए होंगे उसमें से भी नंबर काट दिए जाएंगे। ये चांस है, पॉसिबिलिटी ऐसा होता है, CSS में से होता है फॉर एग्जाम्पल। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड, अगर ये नेक्स्ट है तो तब, हाँ बिल्कुल है जी। Contractions, next slide में, it's Monday and my mom is teaching maths. Daily usual habit हो तो ये simple present, और happening right now तो ये present continuous। ये लोग आप खुद ही देखें, मजे की चीज़ है, गेम की गेम है और लर्निंग भी है। मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा। She doesn't usually teach on Monday. ये सही है कि गलत है, ये आपने खुद बताना है। ये रोजमर्रा की एक्टिविटी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे आ जाएगा। She, ये डेली और यूजुअल हैबिट तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो पहले वाला ठीक है। ये नेक्स्ट, she usually teaches on Tuesday and Thursday, तो ये हैबिट है या हैपनिंग राइट नाउ। तो आप नेक्स्ट पे जब डबल क्लिक करते हैं आपके पास जवाब आ जाता है कि ये डेली या यूजुअल हैबिट है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ये सारी मैंने आपके लिए बनाई हैं। She is